अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर के एक नेक्स्ट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स कौन कौन सी होती है और इसके साथ साथ इलेक्ट्रोड और उसकी टाइप्स जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बाद जाएंगे हम इलेक्ट्रोड्स की तरफ। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होती है क्या होते हैं, सिंपल वे में अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें ना, तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होती है वो सब्सटेंसेस होते हैं कि अगर आप इसको वाटर के अंदर डालेंगे ना, और ये अपने आइंस के अंदर क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो। ठीक है, सिंपल अंदाज में हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यानी वो सब्सटेंसेस कि अगर आप इसका एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे ना, तो उन एक्वस सोल्यूशन के अंदर वो किस चीज़ के अंदर स्प्लिट हो जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस के अंदर स्प्लिट हो जाए। और अगर आप उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करना चाहो तो इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें पास हो सके। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम देते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन की बात करते हैं, यहाँ पर मोल्टन सोल्यूशन की बात करते हैं। एक्वस सोल्यूशन का मतलब कि हम इस सोल्यूशन को लेते हैं और इसको इस सब्सटेंस को लेते हैं और इसका सोल्यूशन बनाते हैं। सोल्यूशन वाले चैप्टर में आप लोगों ने सोल्यूशन को डिस्कस भी किया था कि सोल्यूशन की ना मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। ठीक है, कुछ होती हैं एक्वस सोल्यूशन, कुछ होती हैं नॉन एक्वस। यानी एक्वस सोल्यूशन जिसमें जो सॉल्वेंट होते हैं ना वो ज़्यादा मिकदार में पानी ही होता है। ठीक है, तो इस तरह के सोल्यूशन को हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। तो यानी हम इलेक्ट्रोलाइट्स को लेते हैं और उस पानी के अंदर उसको डिजोल्व करते हैं, तो इस तरह के जो सोल्यूशन बनाते हैं उसको हम उसका एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। लेकिन जो मोल्टन सोल्यूशन है, मोल्टन सोल्यूशन किस चीज़ को कहते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हम लेते हैं ना, नमक जो घर में हम नमक वाइट नमक हम यूज़ करते हैं, तो वह नमक जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती और ना ही उनके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस होते हैं ना ही वो अलग अलग होते हैं। क्योंकि आपको याद होगा सोडियम क्लोराइड का जो एक सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये सॉलिड कौन सा वाला सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना उसकी अरेंजमेंट फिक्स होती हैं। तो जाहिर है जब अरेंजमेंट फिक्स है, उसमें पार्टिकल फिक्स पोजीशन के ऊपर मौजूद है, तो वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। जब फ्रीली मूव नहीं कर सकते तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, तो यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में वो स्प्लिट नहीं हो सकता। तो दूसरे फ्रेज में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस सोडियम क्लोराइड को पिघलाएंगे ना, मेल्ट करेंगे, तो वो अपने आइंस में क्या होगा, स्प्लिट होगा। अब अगर इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ना, तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट को तो हमने समझ लिया कि ये वो सब्सटेंस होता है कि ये डिसोसिएट हो सकता है, यानी ये टूट सकता है अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस के अंदर, और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें पास हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमने देख ली। अब हम कहते हैं कि सब्सटेंस कैन बी स्ट्रॉन्ग, वीक और नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंडिंग अपॉन देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन। अब इलेक्ट्रोलाइट्स की ना मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, कुछ होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट, कुछ होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और कुछ होती है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब ये सारी चीज़ें किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर आयोनाइजेशन। सबसे पहले आयोनाइजेशन को समझते हैं। आयोनाइजेशन क्या चीज़ है, आपको याद होगा जब यूनिट 1 में आप लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी सब्सटेंस होता है वो एक एटम या वो एटम किसी को इलेक्ट्रॉन देता है या किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उस वक्त हम उसको कहते हैं कि ये सब्सटेंस क्या हुआ है, आयोनाइज हुआ है, यानी उसमें वहाँ पे आइंस की फॉर्मेशन हुई है। अगर वो किसी को इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाते हैं, तो उसको हम उस पॉजिटिव चार्ज आइन को हमने केटाइन का नाम दिया था। और हमने ये भी कहा था कि अगर कोई सब्सटेंस किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है, और वो सब्सटेंस क्या कहलाता है, एनाइन कहलाता है। ठीक है, केटाइन और एनाइन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस चीज़ को कहते हैं, कोई भी सब्सटेंस जो है ना वो कितने हद तक डिसोसिएट हो रहा है, कितने हद तक टूट रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 100 मॉलिक्यूल है, 100 फार्मूला यूनिट्स है सोडियम क्लोराइड की। ठीक है, 100 के 100 आइंस के अंदर स्प्लिट हो गए हैं, तो इसका मतलब इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, मतलब वो कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ है। ठीक है, तो यानी कितने हद तक कोई भी सब्सटेंस डिसोसिएट होते हैं आइंस के अंदर, उस हद को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का नाम देते हैं। तो इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर बेस्ड है 3 टाइप्स हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। एक होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कुछ होती वीक और कुछ होती नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर कोई सब्सटेंस जो है ना वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, मतलब 100 मॉलिक्यूल हैं, 100 फार्मूला यूनिट से 100 के 100 डिसोसिएट हो जाए, तो उस तरह के इलेक्ट्रोलाइट को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि अगर 100 मॉलिक्यूल आपने लिए हैं, 100 फार्मूला यूनिट्स आप लोगों ने लिए हैं, और वो थोड़े से डिसोसिएट हो जाए, बाकी वैसे के वैसे ही रहें। ठीक है, थोड़े से मॉलिक्यूल, थोड़े से फार्मूला यूनिट अपने आइंस के अंदर स्प्लिट हो जाएं और बाकी जो है वो वैसे के वैसे ही रहें, तो उस तरह के इलेक्ट्रोलाइट को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल भी अपने आइंस के अंदर स्प्लिट नहीं होते, उसको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं। तो चलिए देखते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोसिएट और आयोनाइज कंप्लीटली इन एक्वस सोल्यूशन, यानी वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीटली अपने एक्वस सोल्यूशन के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आइंस के अंदर, और वो क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करें, सोल्यूशन के फॉर्म में हो या मोल्टन स्टेट में हो, वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हो, लार्जर एक्सटेंट तक ज़्यादा कंडक्शन वो शो कर सकें, तो उस तरह के इलेक्ट्रोलाइट को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं। जो सोडियम
सोडियम क्लोराइड है, HCl है, तो इसको आप वाटर के अंदर डालेंगे ना तो देखो ये अपने आइंस के अंदर क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ना आप लोग के पास एक की है कि आप इजीली इसको समझ सकते हो कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं, इसके साथ साथ जो आयनिक कंपाउंड्स होती हैं ना, तो वो ज़्यादातर क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है। अब दूसरे की तरफ आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट ही वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, सोल्यूशन के फॉर्म में हो या मोल्टन स्टेट में हो, ज़्यादा हद तक वो इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, यानी हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, 100 मॉलिक्यूल्स हैं। 100 मॉलिक्यूल्स के अंदर या तो 20 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आइंस के अंदर, या फिर 20 से भी कम। तो इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या नाम देते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यानी वो सब्सटेंसेस जो बहुत कम डिसोसिएट होते हैं एक्वस सोल्यूशन के अंदर, यानी बहुत कम अपने आइंस के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और एक्वस सोल्यूशन के अंदर या फिर मोल्टन स्टेट में, यानी इसको पिघलाकर उस वक्त ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को सही तरीके से कंडक्ट नहीं कर सके, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर पास नहीं होगी। तो इसकी एग्जांपल कौन कौन सी है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, सिट्रिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो वीक एसिड है, वीक बेसिस हैं, वो इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होती हैं आप यूँ समझ लें कि इसके अंदर ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती और ये सब्सटेंसेस कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। अब बात आती है नॉन इलेक्ट्रोलाइट की। अच्छा, ये समझ लें सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 आइंस के अंदर स्प्लिट हो गया है, ठीक है। ये देखिए 2 आइंस के अंदर स्प्लिट हो गया है। ये देखो ये 2 एरोज़ हैं, एक एरो ये है और एक एरो ये है। ये एरोज़ जो होती है ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए मोस्टली हम यूज़ करते हैं, और ये जो होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं, मतलब ये इसके अंदर कन्वर्ट तो हो गए हैं लेकिन ये किसी भी टाइम वापस इसके अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एरोज जो होते हैं हम यूज़ करते हैं, डबल हेडेड एरोज को हम यूँ कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम आयन के अंदर और हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर ये स्प्लिट हो गया है। इसी तरह एसिटिक एसिड एसिटेट आयन और देखिए हाइड्रोजन आयन के अंदर क्या हुआ है, ये स्प्लिट हुआ है। ठीक हो गया। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात हो गई। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ये वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कि डिसोसिएट होते ही नहीं है, मतलब आइंस की फॉर्मेशन ये करते ही नहीं है। अगर आइंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होगी, चाहे ये मोल्टन स्टेट में हो चाहे ये एक्वस सोल्यूशन के अंदर हो, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होती है बिल्कुल भी डिसोसिएट नहीं होते। और इसकी एग्जाम्पल आपके पास बेंजीन है, शुगर है, यूरिया है, ग्लूकोज है। अब अगर आप SST एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों को इस तरह के MCQs में दिए जाते हैं कि एक जो होते वो 3 आपको ये दिए जाते हैं, एक आपको ये दिया होता है, फिर आपको बताना होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है इसमें, या फिर आप लोगों को ये दिया होता है कि 3 ये दिए होते हैं, एक ये दिया होता है, फिर आपसे पूछा जाता है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, फिर आप लोगों ने इसमें से चूज़ करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से MCQs आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आ सकते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रोड्स की। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, देखो इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं आप लोगों ने इलेक्ट्रोड को, इससे पहले आप लोग कंडक्टर्स की बात करते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं, देखो सब्सटेंसेस 2 तरह के होते हैं। कुछ होते हैं कुछ सब्सटेंसेस जो होती है इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास हो सकती हैं, कुछ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसको हम कंडक्टर कहते हैं, और जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती ना उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। जैसे आप मेटल्स कहते हैं, लोहा आप देखते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो तो वो क्या होंगे, वो कंडक्टर कहलाएंगे। और वो सब्सटेंसेस के जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, जैसे प्लास्टिक हो गया, सूखी हुई लकड़ी हो गई, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती तो वो क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब जो इलेक्ट्रोड्स होंगे ना ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। मेटेलिक प्लेट्स हो सकती हैं, वायर्स हो सकती हैं, मतलब कोई भी तार हो सकती है, कोई रॉड हो सकता है, ठीक है। यानी ये वो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, वो कंडक्टर्स होते हैं कि जिनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या एक सेल है, ठीक, एक बैटरी है, उसके अंदर हमने क्या किया, एक सोल्यूशन जो है वो भरा है। इस सोल्यूशन के अंदर इन इलेक्ट्रोलाइट्स तक इलेक्ट्रिक करंट का पहुंचना है। अब इलेक्ट्रिक करंट जिन डिवाइसेस, जिन सब्सटेंसेस के जरिए, जिन कंडक्टर्स के जरिए पहुंचता है ना, उन कंडक्टर्स को हम इलेक्ट्रोड्स का नाम देते हैं। इलेक्ट्रोड्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं एनोड और दूसरे होते हैं कैथोड। आपकी बुक में ना इसकी 2 डेफिनेशंस, मतलब 2 तरह की डेफिनेशंस आपको दी हुई हैं। देखो एनोड जो होता है ना ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव के अलावा भी आपको एक दूसरी डेफिनेशन आनी चाहिए कि एनोड जो होगा जहाँ पे भी होगा ना ये वो इलेक्ट्रोड होगा कि जिसके ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, हमेशा इसके ऊपर क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। और कैथोड जो होगा ये वो इलेक्ट्रोड होगा कि जिसके ऊपर हमेशा रिडक्शन होगी, ठीक है। अब
यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट है ना, ये कभी-कभी जो सेल्स होते हैं ना, उसके वजह से ये चेंज भी हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये पॉजिटिव है, तो जो दूसरे तरह के जो सेल्स होंगे ना, उनके अंदर ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों से एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि जो रिडक्शन होगी वो कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर होगी और ऑक्सीडेशन कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब बुक के हवाले से देखते हैं कि बुक में ये क्या बताते हैं, कहते हैं जो एनोड होता है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और इसमें क्या होता है, इट विच द एनाइंस गैदर्स एंड लीव्स द इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी एनोड जो होता है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है कि जिसके कहते हैं इट विच एनाइंस गैदर। एनाइन क्या होते हैं? एनाइन जो होते हैं नेगेटिव चार्जेस होते हैं, कहते हैं ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और इसके इर्द क्या होते हैं, एनाइन गैदर करते हैं, जमा होते हैं, लीव्स द इलेक्ट्रॉन। सो कहते हैं एनाइंस आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। एनाइन जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, नेगेटिव जो चार्जेस होती हैं वो आती हैं इसके पास, ठीक है? इसी तरह आप एनोड की कैथोड की बात करते हैं, तो कैथोड जो होती है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है? और इसके इर्द गिर्द क्या करती हैं, पॉजिटिव चार्जेस इसके पास आती हैं, ठीक है? तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ये किस केस में हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में हम बात करते हैं, ठीक है? जो केटाइंस होती है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल सोडियम भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है, ठीक है? सो यहाँ पर ये तो हमने बात कर ली एनोड और कैथोड की। अब हम बात करते हैं साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन की। साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन में दो चीज़ें आपको बताई गई हैं। एक ये है कि पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सब्सटेंस में प्रोड्यूसेस अ टेम्पररी चेंज सच एज लाइटिंग अप ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब और परमानेंट चेंज लाइक इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखो, जब हम किसी भी चीज़ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो या तो उसके अंदर परमानेंट चेंज आता है और या तो उसके अंदर टेम्पररी चेंज आता है। टेम्पररी मतलब थोड़े टाइम के लिए और परमानेंट का मतलब मुस्तकिल। जैसे आप बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ना, तो बल्ब जो है वो रोशन हो जाएगा, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिसिटी उसमें से बंद करेंगे ना, तो बल्ब जो है वो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मतलब उसकी जो रोशनी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो टेम्पररी चेंज हुआ है लाइट के बल्ब के अंदर। और इसी तरह अगर आप परमानेंट चेंज लाना चाहते हैं तो उसमें हम आपके पास एग्जांपल इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप लोगों ने नाम सुना होगा, गोल्ड प्लेटेड जो होती हैं सब्सटेंसेस होती हैं, ठीक है? या जो ज्वेलरीज होती हैं उसके ऊपर मुख्तलिफ खूबसूरती के लिए कि कोई भी दूसरा मेटल लिया जाए तो उसके ऊपर गोल्ड की कोटिंग की जाती है, तो वो भी क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। तो देखो वो परमानेंट चेंज है, ठीक है? इसी तरह जो मेटल्स होती हैं गुड कंडक्टर्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। मेटल के जो होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो सकती है। गोल्ड और सिल्वर जो होती हैं ये बेस्ट कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है? लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, तो उसकी जगह कॉपर और एल्यूमिनियम को यूज़ किया जाता है। अब यहाँ आपसे एमसीक्यूज़ क्या पूछा जाता है, एमसीक्यूज़ में आप लोगों को गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और साथ में एक वुड आपको दिया जाता है, ठीक है? आपसे पूछा जाता है कि भाई कौन सा वाला जो सब्सटेंस है वो क्या है, वो इंसुलेटर है, ठीक है? तो आप या कौन सा वाला कंडक्टर नहीं है, तो आप लोगों ने बताना होता है कि वुड जो है वो कंडक्टर नहीं है, वो इंसुलेटर है, ठीक है? या आप लोगों को 3 प्लास्टिक, वुड और एक दूसरी चीज़ दी जाती है और इसमें से एक आपको दिया जाता है, गोल्ड दिया जाता है। फिर आप लोगों से पूछते हैं कि भाई किस चीज़ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो सकती है, तो गोल्ड जो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो सकती है। अब एनोड और कैथोड का ना एक कॉन्सेप्ट आप याद रखें कि हमेशा याद रखें कैथोड के ऊपर जहाँ भी होगा रिडक्शन होगी, ठीक है? तो उसके लिए आप ये ट्रिक याद रखें, रेड कैट, रेड यानी सुर्ख बिल्ली, आपके माइंड में एक चीज़ आएगी, ठीक है? तो रेड कैट जहाँ पे भी आएगा आपके माइंड में यही बात आएगी कि वहाँ पे रिडक्शन होगी, कहाँ पे, कैथोड के ऊपर। और अगर एनोड है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी। ये चीज़ आपको समझ आ गई है। इलेक्ट्रोलाइट जो होती हैं वो सब्सटेंसेज होते हैं जो कि एक्वस सोल्यूशन के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आइंस के अंदर, ठीक है? और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, थोड़े से डिसोसिएट हो जाते हैं, उसके जो सब्सटेंसेस होते हैं थोड़े से नहीं होते। और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें कुछ भी डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है? वो वैसे के वैसे रहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी इसके अंदर पास नहीं हो सकती। जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वही कंडक्टर्स होते हैं जिसके ज़रिए से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेल के अंदर जाते हैं। और एनोड जो होती है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। और कैथोड में हम क्या करेंगे, कैथोड जो है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में और यहाँ पर रिडक्शन होगी, ठीक है?